नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ सुश्री उषा प्रेमवदा जी लिखी कहानी मछलियां का दूसरा भाग। आइए सुनते हैं। एक कमरा, छोटी सी रसोई, बाथरूम। विजय के अस्पताल से लौटने से पहले ही नटराजन ने उसका सामान वहां पहुंचा दिया। सामान मुकी ने पैक कर दिया था। वह नटराजन के साथ आकर चीजें ठीक कर गई। बाजार से थोड़ा जरूरी सामान, फल, दूध, मक्खन आदि लाकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर उदास सी दीवार पर एयर इंडिया का कैलेंडर लगा दिया। ना चाहते हुए भी नटराजन को लगा मुकी भली है, मुकी उदार है, और इसी से मन में थोड़ी सी श्रद्धा जागी। विजय ने लौटकर पहली बार अपना नया घर देखा। कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर कहा, तुमने सामान जमाने की क्यों जहमत की? वह तो मुकी आकर ठीक कर गई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ओह, विजय ने कहा और दूध की बोतल सिंक में उलट दी। विजय, मेरे सामने फिर उसका नाम मत लेना नटराजन, विजय ने कहा। इसी स्मृति से जुड़ा एक और प्रसंग है। नटराजन प्रायः विजय की ओर चला जाता था, चाहता कि उसे किसी तरह उलझाए रखे, जिससे विजय को अधिक सोच विचार कर अपने को दुखी करने का मौका न मिले। कभी उसे सिनेमा ले जाता, और यदि समय हुआ तो 30-32 दूर वॉशिंगटन, विशेषकर जब मार्च अप्रैल में वहां चेरी के फूल खिलने लगे। पहली बार विजय ने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी। उस पर ढेर सारे आड़े तिरछे सीधे सफेद हाथी छपे हुए थे। उस साड़ी के गहरे नीलेपन ने विजय के चेहरे पर गोरापन बढ़ा दिया था, और वह बहुत कोमल, अनछुई सी लग रही थी। बाद में जब कभी भी विजय को बाहर जाते देखा तो उसी साड़ी में। फिर वह साड़ी आंखों में चुभने सी लगी, और मन में रह रहकर प्रश्न उठने लगा कि विजय शादी की तैयारी में सूटकेस भरकर जो साड़ियां लाई थी उनमें से क्यों नहीं पहनती। एक दिन ना रहा गया, हंसी में पूछ बैठा, जब देखता हूं यही साड़ी पहने दिखती हो, बहुत अच्छी लगती है क्या? विजय ने दीर्घ समतल दृष्टि से देखते हुए हल्के से उत्तर दिया, बाकी साड़ियां मुकी ने रख ली हैं, किराया बाकी था। कुछ पल चुप रहकर नटराजन ने पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? विजय चुप रही। नटराजन ने कुछ आगे झुककर कहा, विजय, तुम अब भी मुझसे दुराव सा रखती हो। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे हर दुख, हर चिंता का भागीदार बन सकूं। मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम अपना ही समझो। विजय, जो अब तक बैठी पेटोमेक नदी के उस पार एयरपोर्ट की बिजलियां देख रही थी, अत्यंत त्रस्त हो उठी। एक झटके के साथ खड़े होते हुए उसने कहा, आगे कुछ मत कहो नटराजन, मैं तुमसे विनती करती हूं। नटराजन कुंठित हो चुप हो गया। उसके बाद विजय जैसे खो गई। नटराजन ने अपने को काम में व्यस्त कर लिया, और विजय लाइब्रेरी के बेसमेंट में कहीं छिप गई। नटराजन की दृष्टि से ओझल। जून में मनीष सामान बांध बूंद कर कनाडा चला गया, और विजय वॉशिंगटन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में काम करने। अकेले घर में गर्मी बिताते हुए नटराजन को लगता कि वह जिधर भी मुड़ता है हल्के रंगों की सूती साड़ियों में मुकी ही दिखाई देती है। मुकी जिसे पार्टियों में भी ले जाया जा सकता है, कॉफी पीते हुए जिसके साथ देर तक चुप भी बैठा जा सकता है, जो कुछ ही देर में आकर्षक सुस्वादु भोजन तैयार कर देती है, और जिसकी दृष्टि हर समय नटराजन को पुरुषत्व का बोध कराती रहती है। हर सुबह दैत्याकार मशीनों के शोर से ही आंखें खुलती हैं। घर के बिल्कुल पास यूनिवर्सिटी की एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है। उस सुबह जागकर विजय निश्चल पड़ी हुई सीमेंट कटने की मशीन का
भारी घरघराना सुनती रही और रह रहकर लगता रहा कि ऐसी ही एक मशीन के बीच आकर वह चूर चूर हो गई है। कई दिनों से वही सब फिर दोहराया जा रहा था। पहले मन पर छा जाने वाली घनघोर उदासी, बिना कुछ खाए हुए पूरा पूरा दिन बिता देना और एक अव्याख्य आकुलता से ऊपर नीचे डोलते जाना। विजी अपने को धोखा नहीं दे पाती। वह जानती है कि मुकी और नटराजन का विवाह उसे जरा भी नहीं रुच रहा है। वॉशिंगटन से मैरीलैंड लौटी ही थी कि मिसेस चंदोला से भेंट हो गई। बोली, मुकी अब लड्डू खिलाने वाली है। क्यों? विजी ने पूछा। नटराजन और मुकी ब्याह करने जा रहे हैं। आप ही इनविटेशन लिखे हैं, आप ही बांट रही है। तुम्हें नहीं मिला क्या? मिसेस चंदोला मुकी को कभी नहीं अच्छी लगी। उसकी झुंझलाहट थोड़ी सी और बढ़ गई जब उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी बारी कब आ रही है विजय लक्ष्मी? कनाडा कब जा रही हो? वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, पर मन में कुछ आस रहा था। एक बार भी नटराजन ने व्यक्त नहीं किया कि मुकी से उसकी मित्रता है, और मित्रता इतनी बढ़ गई। विजय ने चाहा कि एक ऊह के साथ इस बात को मन से झटक दे, पर वह तो कुंडली सी मार मन विचारों पर जम गई थी। विजय ने बसंत की उस संध्या को याद किया जब नटराजन ने घुमा फिराकर यह कहना चाहा था कि उसे विजय अच्छी लगती है। विजय ने नटराजन को एक मित्र के रूप में ही देखा था। तब वह घबरा उठी थी कि यदि नटराजन को स्पष्ट कहने का अवसर दिया तो उत्तर में ना कैसे कहा जाएगा। उसके कितने एहसानों से लदी हुई थी और नटराजन को पति रूप में स्वीकार करना तब असंभव सा लगता था। नटराजन बहुत भला था, सहायता करने को तत्पर, उदार, विशाल हृदय। पर विजय को तब भी आशा थी कि शायद मनीष उसके पास फिर लौट आए। 3 महीने में अलग अकेले वॉशिंगटन में रहकर विजय ने बार बार इस बारे में सोचा था, अपने को अनेक प्रकार से समझाया था और अंत में इस निश्चय पर पहुंची थी कि मनीष की जगह नटराजन नहीं ले सकता। यह ठीक है, पर नटराजन के साथ भी नई जिंदगी गढ़ी जा सकती है। इसलिए विजय बहुत कुछ इस मनस्थिति में थी कि यदि नटराजन ने फिर यह प्रसंग छेड़ा तो कह देगी कि उसे सब कुछ स्वीकार है। पर यहाँ आकर जाना कि मुकी ने एक बार फिर उसे पराजित कर दिया। निमंत्रण तक बट गए हैं और विजय अपने को इन झूठे स्वप्नों में बहलाती रही कि नटराजन को वह बहुत बहुत अच्छी लगती है, कि नटराजन उसे फिर अवश्य पूछेगा। अब मुकी की गर्दन पकड़कर उसे भींचने की इच्छा होती है। मन होता है कि उसकी कॉफी में जहर मिलाकर पिला दे, उसके अपार्टमेंट में आग लगा दे और सिल्क की तहों में लेटी हुई मुकी लपटों से घिर जाए और उसकी चीखें धुएं और चटकती लकड़ियों में खो जाए। विजय ने माथे पर हाथ रख लिया, जैसे इन विचारों पर प्रतिबंध लगा देगी। पर मुकी के लिए जो बैर भाव है रोम रोम में भिद गया है, उसे कम से कम अपने से नहीं छिपाया जा सकता। विजय चाहती है कि कुछ ऐसा कर सके जिससे मुकी तड़प कर रह जाए, जिससे बहुत बहुत दिनों तक उसके मुख पर हंसी न आए और वह ऊंचा दर्प भरा सिर नीचे झुक जाए। नटराजन के कहने से वह मुकी के पास रहने को तैयार तो हो गई थी, पर उस पहली ही भेंट में वह जान गई थी कि मुकी ने एक दृष्टि डालकर उसे हे जानकर त्याग दिया है। विजय को मुकी में ऐसा विशिष्ट तो कुछ न दिखाई दिया। साधारण रंग रूप, कटे हुए बाल कानों को पूरा ढके हुए थे और अकेले घर में भी बहुमूल्य साड़ी पहने थी। और तब विजय अपने आप को बहुत शैबी, बहुत हल्का सा अनुभव करने लगी। बाद में जाना कि मुकी के पिता अत्यंत धनिक थे और उसकी सारी शिक्षा विदेश में हुई थी। 3 साल अमेरिका में रहकर भी उच्चारण इंग्लिश था। यह फेज 3 कॉफी हाउस में देर रात तक बैठी रहती थी, ऊंची साहित्यिक बातें करती थी और अंग्रेजी में कविताएं लिखती थी।
जो कि कभी कभी भारत में छप जाती थी। विजय अपने स्वभाव के झेपूपन पर कभी कभी लज्जित हो जाती और अपनी भारतीयता पर मुकी और उसके मित्रों के व्यंग से कभी कभी छिपकर रो लेती। वह स्मार्ट या आधुनिक नहीं है, यह जानती थी। होती भी कैसे, बीए में पहली बार लड़कों के साथ क्लास में बैठना हुआ, तब भी सब लड़कियां झुंड बनाकर क्लास में जाती, साथ साथ बैठती और इकट्ठे ही लौट आती। मनीष से परिचय तो मौसी के घर हुआ। मनीष के यहाँ से चले जाने के बाद भी पत्र व्यवहार होता रहा और 1 साल बाद अपने घर लौट आने के बजाय उसने विजय को बुला भेजा तो विजय ने अपनी माँ के गहने मौसी के द्वारा ही बिकवा कर आने का प्रबंध किया था। पिता नाराज हुए थे, वे माता भुनभुनाई थी, पर गहने नाना के दिए हुए थे, इसलिए किसी का वश न चला। पर यहाँ पहुंचने पर पाया कि मनीष मैक्सिको गया है। यह बात विजय को बहुत खटकी थी, पर करती भी क्या। उन लंबे कार्यहीन दिनों को नटराजन ही ने भर दिया था। अपनी लैब से छुट्टी पाकर रोज ही उसे सैर के लिए ले जाता। कभी कभी वॉशिंगटन में पूरा दिन बीत जाता। तब मुखी ने अजीब बहकी बहकी बातें करनी शुरू कर दी। एक दिन बोली, मनीष लौटने पर पाएंगे कि उनकी भावी पत्नी को उनके मित्र ने हड़प लिया है। क्या? विजय ने अचकचा कर पूछा। कैसी भोली हो, उसकी आंखें नहीं देखती, तुम्हारे चेहरे से हटती नहीं है। नटराजन की तो लैब थी और वे थे, किसी लड़की से मतलब न था। अब रोज वॉशिंगटन की सैर होती है, कभी लिंकन मेमोरियल घुमाया जा रहा है, कभी जेफरसन। मुकी उस समय कैनवस पर रंग लगा रही थी, ब्रश को थोड़ा सा हवा में उठाकर बोली, और विजय, यदि तुम्हारी जगह मैं होती तो दोनों में नटराजन को ही चुनती। 6 साल से यहाँ है, पीएचडी है, इंडिया जाकर जोरदार नौकरी मिलेगी, यहाँ भी 8,000 तो मिल रहे होंगे। मनीष के पास तो एक टटपुंजिया फेलोशिप ही है। विजय से कुछ देर कुछ भी कहते ना बना। फिर उसने कहा, कैसी बातें करती हो मुकी, नटराजन मेरे लिए बड़े भाई के समान है, मैं उन्हें इसी दृष्टि से देखती हूँ। मुकी हंसने लगी। ब्रश रखकर उसने आगे झूलाए बालों को पीछे करते हुए कहा, तुमने भी क्या वही संकुचित गली मोहल्ले वाली बात कही। नटराजन तुम्हारे भाई कैसे हो गए? वे मैसूर के हैं, तुम पटना से आई हो। तुम में और नटराजन में केवल एक रिश्ता है, तुम एक सुंदर स्वस्थ युवती हो और वे एक ऐसे युवक हैं जिन्हें तुम अच्छी लगती हो। ऐसी सिचुएशन में मालूम है क्या होगा? बस मुकी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे और मेरी मान्यताओं को तुम अलग छोड़ दो, विजय ने बुरा मानते हुए कहा। और अब यह विवाह होने जा रहा है। उसमें निश्चय ही नटराजन से अधिक उसके वेतन व भविष्य की संभावना का ख्याल किया होगा मुकी ने। विजय को यह दृढ़ विश्वास है, पर दुख तो इस बात का है कि नटराजन कैसे मूड हो गया। क्या वह मुकी की असलियत नहीं जानता? विजय ने उठकर चाय का पानी स्टोव पर रख दिया और हथेली पर 2 एस्पिरिन की टिकिया रख उन्हें कुछ देर देखती रही। पटना में सब कुछ वैसा ही होगा। वे माता का बुदबुदाना, पिता की लंबी चुप्पियां या खींच, झुंझलाहट भरा स्वर, छोटी बहन का रेडियो के साथ फिल्मी गीत गाना। क्या कभी किसी को उसकी, विजय लक्ष्मी की, कभी भी याद ना आती होगी? इन 1.5 सालों में कितनी दूर आ गई है वह। मुड़कर देखने से मन में ऐसा आश्चर्य सा भर जाता है कि क्या कभी जिंदगी इससे भिन्न भी थी। अब तो लाइब्रेरी का बेसमेंट है और किताबों के ऊंचे ऊंचे ढेर हैं। कभी कभी काम करते हुए कुछ याद आ जाता है। मनीष की बाहों की कसी जकड़, उसका मुस्कुराना और कभी कभी वह क्रूर शब्द। तब विजय यहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती है। वह जानती है कि वापस लौटना असंभव ही सा है। कहाँ से आएंगे किराए के पैसे और किस मुंह से पिता की देहरी पर जाकर खड़ी होगी? कहीं और नौकरी कर सकती है,
पर जैसे विजी के अंदर की समस्त शक्ति रिस गई है। उस छोटी सी रसोई में खड़ी विजी सोचती है कि औरों की तरह सहज सरल जीवन क्यों नहीं हुआ उसका। कब अजाने ही कुछ ऐसा घट गया जिससे वह औरों से अलग छिटक गई। यदि मनीष पर विश्वास न किया होता तो शायद इस दशा तक न पहुंचती। यदि मुखी सी कुटिलता आती तो भी आज अकेले यूं अपने से द्वंद्व न करना पड़ता। चाय का पानी उबलने लगा। एग्जाम लैब से लाइब्रेरी तक पहुंचने में 7-8 मिनट लगते हैं, पर 4:45 बजे लैब से निकलकर वहां पहुंचने तक नटराजन ने 15 मिनट लगा दिए और तब पाया कि विजी अभी अभी लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रही है। नटराजन को देखकर वह थोड़ा सा मुस्कुराई और आकर लाल बत्ती के पास खड़ी हो गई। 8 घंटे कड़े श्रम के बाद मुख क्लांत हो ही जाता है, पर उसके व्यवहार में कल जैसी रुखाई न थी। अधिक बातें न हुई और सड़क पार कर दोनों अपनी गली में आ गए। विजी का घर पहले आया और पिछले दिनों की तरह फिर कॉफी के लिए पूछा गया। स्वीकृति देकर नटराजन अंदर आया तो एकाएक मस्तिष्क में कौंध गया कि यदि विजी ने कॉफी के लिए ना पूछ उसे उसके रास्ते चले जाने दिया होता तो बहुत बुरा लगता। नटराजन विजी के पीछे पीछे रसोई तक चला गया और बोला, एक प्रार्थना है। क्या? विजी के प्रश्न भरे नेत्र उसके मुख पर ठिठक गए। आज खाने को कुछ न बनाना। उसके कहने के ढंग पर विजी थोड़ा सा हंस दी। नटराजन को वह हंसी उजली धूप सी सुखद लगी। बहुत बुरा बना था ना, फिर भी तुमने खा लिया। विजी की रसोई इतनी छोटी है कि 2 लोग खड़े नहीं हो सकते। सिंक में एक प्लेट पर पानी गिर रहा था। विजी ने कॉफी नापकर परकुलेटर में डालते हुए कहा, तुम चलकर बैठो, मैं अभी आई। नटराजन वापस लौट आया। कुछ देर में जब विजी लौट कर आई तो टूटी हुई मैत्री पुनः स्थापित हो गई है, ऐसा ही कुछ भाव उसके मुख पर था। नटराजन ने मेज पर पैर टिका लिए थे, उन्हें समेट लिया और कहा, तुम्हारे किसी काम में बाधा तो नहीं दे रहा हूं विजी? ना, विजी ने अपनी साड़ी की सलवटें चिकनी सी करते हुए कहा, व्यस्त तो तुम होगे आजकल। कुछ विशेष नहीं, अगले सप्ताह छुट्टी पर जाने से पहले लैब में थोड़ा काम निपटाना है, बस। अपार्टमेंट तो ठीक हो गया है, फर्नीचर आने पर जमाना बाकी है। विजी कल से अधिक रिलैक्स लग रही है। उसने हरे रंग की बिना किनारे की सूती साड़ी पहन रखी है। वह इधर काफी दुबली हो गई है। चेहरे पर पीला पंसा है, पलकें घनी हैं और नीचे तरल आंखें चमकती हैं। वह उसे एकटक देखता रहा। एक बात कहूं, बुरा तो न मानोगे? विजी ने पूछा। रसोई में कॉफी परकुलेटर खुदबुद करने लगा और कॉफी की सुगंध पूरे कमरे में छा गई। कहो। बहुत आनंदित उत्सुक दूल्हे से नहीं दिखाई देते, कुछ अनमने, कुछ उदास से नजर आते हो। नटराजन चौंक गया, संभलने के लिए कुछ क्षण लेता हुआ बोला, जैसे कि तुम दिखती थी उन दिनों, उल्लसित, निरंतर मुस्कुराती हुई। विजी रसोई में जाकर परकुलेटर ले आई और मेज पर रखती हुई बोली, अब सोचती हूँ कि वे भी क्या दिन थे। कितने सपने, कितनी उमंगे, कितनी नादान, कितनी विश्वास भरी। इन 1.5 वर्षों में कितनी पक गई हूँ, जैसे 10 वर्ष जी लिए हो। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है? अकेले रहना तो नटराजन किसे अच्छा लगता है। कभी खिन्न हो जाती हूँ, दीवार से सिर टकराना चाहती हूँ, फिर अपने को संभाल भी लेती हूँ। इसी में किसी उपलब्धि की चेष्टा करती हूँ। नटराजन को लगा विजी सचमुच बड़ी हो गई है। पहले तो रह रह कर हंसती थी और निरर्थक बातें करती थी। अच्छा नटराजन, तुमने बताया नहीं, तुम इस विवाह से प्रसन्न हो? पूछ तो लिया, पर उसी क्षण विजी को लगा कि इतना उद्धत व्यक्तिगत प्रश्न उसे न पूछना चाहिए।
जैसे रह रहकर भूल जाती है कि नटराजन के जीवन में एक नया आयाम आ गया है। वह मुखी का पति बनने जा रहा है। विजी अब उसके लिए कुछ नहीं है। कभी कुछ थी, अब मात्र परिचिता है। अब मुखी उसके जीवन के समग्र अनुभवों की संगिनी बनेगी। हाँ विजी, मुखी सचमुच बड़ी भली, बहुत अच्छी है, विजी ने कहा। नटराजन ठठाकर हंस पड़ा। छल कपट तुमसे नहीं निपटा विजी। मुखी की प्रशंसा करने का प्रयत्न ना करो। मैं जानता हूं कि तुम इसकी परछाई तक से घृणा करती हो। आश्चर्य है कि मुझे तुमने अब तक इस घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया। विजी का चेहरा अप्रतिभ हो आया। क्या लोग बदलते नहीं? धारणाएं नहीं बदल सकती? ओह विजी, यू आर सो स्वीट। अच्छा, कॉफी दोगी या नहीं? विजी के पास से उठकर नटराजन अपने घर आया। अलमारी में थोड़े से आवश्यक कपड़े छोड़ उसने बाकी चीजें सूटकेस में रखी और फिर मुखी को उसके घर फोन किया। खाली घर में घंटी देर तक बजती रही। नटराजन ने जान लिया कि वह नए घर में होगी। वह लिफ्ट में ऊपर जाने की बजाय सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने पाया कि वह सीटी बजा रहा था। दरवाजे खटखटाने पर मुखी ने खोला। वह भी गहरे हरे रंग की सूती साड़ी पहने थी, पर उसकी साड़ी में चौड़ा लाल बॉर्डर था जिसमें जरी के तारों का घना काम था। मैंने लैब में फोन किया था पर तुम नहीं थे, मुखी ने कहा। नटराजन एक पल रुका, फिर बोला, विजयलक्ष्मी मिल गई थी, उसके साथ कॉफी पीने चला गया था। मुखी दरवाजे के पास से हट आई, बोली, शेल्फें आ गई हैं, मैं किताबें लगा रही हूं। नटराजन ने कोट उतारकर कुर्सी पर डाल दिया। मुखी की दृष्टि उस पर पा उसने कोट टांग दिया और कुछ हंसता सा बोला, अभी से डिसिप्लिन करने लगी। नटराजन का मन हल्का सा है। वह जानबूझकर नहीं सोचेगा कि इसका कारण क्या है, पर फिर भी जान रहा है कि आज विजी हंसी थी, खुली खुली थी। विजी की हंसी मन को भाती है। चाहता है कि विजी पहले की तरह हंसा करे, विजी प्रसन्न रहे। किताबों को बक्सों से निकालकर मुखी ने फर्श पर फैला दिया था। वह उठा उठाकर नटराजन को देने लगी और नटराजन उन्हें लगाने लगा। 7 खानों की शेल्फ है, दीवार को पूरा ही ढक लिया है। जब सारी किताबें करीने से लग जाएंगी तो कमरा भरा भरा लगेगा। मुखी एक कमरे से किताबों की धूल पोंछती जा रही है। तुम्हारी साड़ी धूल से अट जाएगी मुखी, लाओ मैं साफ करूंगा। पुरानी ही तो है, मुखी ने कहा। 3 खाने भर सकने के बाद दोनों बॉक्सों पर बैठकर सुस्ताने लगे। कमरे में गर्मी सी हो रही है, बाहर थोड़ा सा टहलने चलोगे? चलो। कमरे में बत्ती जलती छोड़ दोनों बाहर निकल आए। नीचे पहुंचकर लगा कि शाम सचमुच ठंडी और मोहक है। सड़क की बत्तियां बहुत चमकीली और पेड़ चुप, खामोश। नटराजन ने पूछा, कार पर थोड़ी दूर चलोगी मुखी? अच्छा। नटराजन ने दरवाजा खोला और मुखी रुक गई। नटराजन बाई सीट पर आ बैठा और कार स्टार्ट की। बिना जाने उसने कार कब्रगाह की ओर मोड़ दी। कार में मुखी के सेंट की सुगंध है। दीर्घ मौन को तोड़ते हुए नटराजन ने पूछा, मुखी क्या तुम्हें यह सब सच लग रहा है? मुखी गर्दन मोड़ बाहर देखने लगी, जैसे इस बात का उत्तर नहीं देना चाहती। नटराजन को हरी साड़ी में लिपटी मुखी सच नहीं लगती। उसने आज तक मुखी का स्पर्श नहीं किया है। इस समय हाथ बढ़ाकर खुली बाह छूना चाहता है, जैसे वह जानने को कि क्या उसकी त्वचा उतनी ही उष्ण और चिकनी है जैसे कि मनीष कहा करता था। कुछ समय पहले तक मन में भरी हुई अनजान सी खुशी तड़क कर टूट गई। नटराजन के मन में अचरज सा भर आया कि वह बगल में इस नितांत अपरिचित को बैठाकर कहां और किस लिए ले जा रहा है। क्या उसके मन की मुखी के लिए सचमुच कहीं ममत्व या स्नेह छिपा है, या यह विवाह
34 साल के जीवन का अकेलापन दूर करने के निमित्त ही किया जा रहा है। पास बैठी नयनतारा मुखर्जी के बारे में वह क्या जानता है? नटराजन ने आकुल होकर पूछना चाहा। तुम क्या हो मुकी? तुम्हारा सत्य रूप क्या है? तुमने मुझसे विवाह करना क्यों स्वीकार किया है? क्या 27वें वर्ष में तुम्हें एक पति की कमी महसूस हुई, या मेरे लिए तुम्हारे मन में आदर के अतिरिक्त और भी कुछ है? क्या तुम वैसी ही लोभी, स्वार्थी, क्षुद्र हो जैसा कि विजय ने तुम्हें चिन्हित किया? क्या तुम उतनी ही सहज प्राप्य हो जैसा अवज्ञा से मनीष कहा करता था? बी केयरफुल, मुखी ने कहा। सकरी सड़क पर सामने से एक कार आती दिखाई दी और नटराजन ने अपनी कार जल्दी से बाईं ओर मोड़ी तो कार सड़क छोड़ ककरीली भूमि पर उतर आई। सामने वाली कार तेजी से गुजर गई। नटराजन फिर सड़क पर आ गया और कुछ देर बाद याद आया कि मुकी ने बात का कोई उत्तर नहीं दिया है। विजी न उस रात सो सकी न उससे अगली रात, और नटराजन विजी को अपनी लैब में आया पा चौंक उठा। हाथ का बीकर मेज पर रखकर वह लैब से बाहर निकल आया और बोला, क्यों विजी, खैरियत तो है? कुछ समय होगा तुम्हारे पास? विजी ने पूछा। हाँ, और विजय कुछ कहे इस प्रतीक्षा में खड़ा रहा। फिर बोला, आओ कॉफी लाउंज में चलें, वहां इस समय कोई नहीं होगा। विजय चुपचाप साथ चल दी। कॉफी लोगी? नहीं, कोका कोला। नटराजन ने मशीन में पैसे डालकर 2 बोतलें निकाली और फिर ढक्कन खोलकर एक विजय के आगे रख दी। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगी नटराजन। 2 दिन से लगातार सोच रही हूं कि इस जिंदगी का क्या करूं, समझ नहीं पाती। विजय रुककर नटराजन का मुख ताकने लगी, फिर एकदम कह डाला, नटराजन, मुझे $1000 चाहिए। मुझसे अब यहाँ एक दिन भी न रहा जाएगा। मैं वापस जाना चाहती हूँ। कुछ भी हो, वह अपना देश है, वे लोग मेरे अपने हैं। दे सकोगे नटराजन? विजय ने उसके चेहरे पर अपनी उत्सुक कातर आंखें जमा दी। तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकोगी? मैंने पता लगा लिया है, मुझे प्लेन पर जगह मिल जाएगी। न्यूयॉर्क से लंदन? नहीं, पहले मैं कनाडा जाना चाहती हूँ। ओह, नटराजन ने कहा। मालूम नहीं कब तुम्हें यह वापस कर सकूंगी, पर मुझे और कोई उपाय नहीं दिखता। पर विजय, तुम पूरी तरह श्योर हो ना? विजय ने सर हिलाकर जताया कि हाँ। विजय का हठ नटराजन को मालूम है। नटराजन ने जेब से चेकबुक निकाली और $1500 का चेक लिखकर दे दिया। नटराजन, विकी ने कुछ कहना चाहा। अगर कुछ और जरूरत हो तो बताना विजय। मॉन्ट्रियल कब जाओगी? कल शाम, पर तुम एयरपोर्ट मत आना, अकेले ही जाना चाहती हूँ। पर नटराजन उसे एयरपोर्ट ले गया। विजय चुप थी। शायद वह भी वह दिन याद कर रही थी जबकि मनीष के स्थान पर नटराजन उससे यहाँ मिलने आया था। एक बात कहना चाहती हूँ नटू, विजय ने जहाज पर चढ़ने के कुछ क्षण पहले कहा। मेरे प्रति बहुत अनुदार मत हो जाना, थोड़ी सी करुणा। और उसका गला भर आया। उसे पहुंचाकर लौटते हुए नटराजन को लगता रहा जैसे उसके जीवन में कभी न भर सकने वाले अनेक अभाव हो गए हैं। साथ ही थोड़ा सा धीरज कि हर समय विजय की उपस्थिति दंश देने को न रहेगी। फिर नटराजन को याद आया कि अब तो कुल 3 ही दिन बीच में रह गए हैं। शनिवार को कुछ मित्रों ने उसे और मुकी को भोज पर बुलाया है। रविवार को लैब के मित्र मिलकर नटराजन के लिए स्टैग पार्टी दे रहे हैं और सोमवार को 4:30 बजे सिविल सेरेमनी ही है। फिर उसी रात प्लेन लेकर मेन चले जाएंगे और वहां 10 दिन बिताएंगे। मुकी के लिए उसकी माँ ने लाल बनारसी साड़ी, शंख चूड़ियां, कुमकुम भेजा है, वही पहनेगी। इस बीच फर्नीचर आ गया है, करीने से रखा भी गया है। घर भरा पूरा लगता है। रसोई अत्यंत आधुनिक है, सफेद और हल्की पीली।
मुकी ने 5 के 5 चमकदार स्टेनलेस स्टील के बर्तन सजा दिए हैं। रेफ्रिजरेटर में कुछ बियर की बोतलें रख दी हैं। सब कुछ साफ सुथरा, चमकता हुआ, नया। नटराजन को मन में थोड़ा सा विस्मय है। मुकी घर गृहस्थी में इतनी रुचि लेगी, इसकी उसे आशा न थी। एयरपोर्ट से नटराजन अनमने भाव से अपने फ्लैट में लौट आया। थोड़ी चीजें पैक करनी थी, पर उन्हें वैसा ही छोड़कर वह कमरे में बैठा रहा। विजी जाते जाते भी एक बार मनीष से मिलने का मोह न छोड़ सकी। इस भेंट से उसे थोड़ी यातना ही और मिलेगी। पर नटराजन जानता है कि विजी के अंदर बल का एक स्रोत है। टूटती है, बिखरती है, पर अपने को संभाल लेती है। कोई और लड़की इन परिस्थितियों में पागल हो गई होती। 7 बजे नटराजन ने उठकर स्नान किया, धुले कपड़े पहने और फिर मुकी को लेकर कहीं बाहर भोजन करने के विचार से उसकी ओर चल दिया। सोच रहा था कि संध्या के अंत तक मुकी को बता देगा कि विजी चली गई है, सदा के लिए। अब उसका नाम निशान, उसकी छाया तक दोनों के बीच नहीं रहेगी। एक सूटकेस लेकर विजय लक्ष्मी आई थी और केवल वही लेकर लौट गई, पर साथ ही कितनी वेदना का भार भी। मुकी के घर ताला बंद था। नटराजन पैदल ही नए घर की ओर चल पड़ा। जो रंग भरे पत्ते पेड़ों पर छाए थे, जैसे 2-3 दिनों में ही झड़ गए थे, और इस समय पैरों के नीचे आकर दीन आर्त स्वर कर रहे थे। और वे सारे ऊंचे पेड़ अपनी काली बाहें उठाए अपनी नग्नता में असहाय से खड़े थे। नीचे से लिफ्ट लेकर ऊपर तक पहुंचते हुए भी नटराज यह निश्चय न कर सका कि वह मुकी को विजय के जाने का समाचार किस प्रकार देगा। कोई निकट का आत्मीय खो गया है, ऐसे या फिर ठंडे निर्विकार भाव से। मुकी, विजय चली गई है। अपनी चाबी से ताला खोल नटराजन ने दरवाजा अंदर ठेला। कमरे में आकर उसने पाया कि मुकी नए सोफे पर औंधी लेटी है। दाईं बाह शिथिल सी नीचे लटक रही है, बाईं को मोड़कर उस पर चेहरा गड़ाए है और उसका पूरा शरीर रह रहकर हिल रहा है। मुकी, उसने बहुत चिंतित हुए स्वर में पुकारा। मुकी ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर तेजी से बाईं उंगली से अंगूठी निकालकर उसकी ओर फेंकती हुई बोली, यह लो अपनी अंगूठी और चले जाओ यहां से, मैं तुमसे बोलना तक नहीं चाहती। इस अप्रत्याशित घटना से नटराजन कुछ क्षण को स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने झुककर मुकी के कंधे पकड़ लिए। क्यों मुकी, क्यों? मुकी ने उत्तर नहीं दिया। उसके शरीर में तड़पती मछली की तरह एक लहर दौड़ गई। नटराजन ने उसके कंधे छोड़ झुककर फर्श पर गिरी अंगूठी उठा ली और मुकी की बंधी मुट्ठी को खोलकर उसमें अंगूठी ठूसता हुआ बोला, ऐसी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पाओगी मुकी, मुझे बताओ ना, इतने दुख की क्या बात है? मुकी वेग से उठकर बैठ गई। सारे दिन रोने से उसकी आंखें फूलकर लाल हो आई थी और चेहरे पर गहरी अशांति थी। मुझसे पूछते हो, क्या स्वयं जानती नहीं? मुझे तो रह रहकर यही आस्था है कि तुम इतने झूठे चालबाज कैसे हो सके। पूरी गर्मी तुम वॉशिंगटन उससे मिलने जाते रहे, मुझे एक बार भी नहीं बताया। मैं यहाँ फर्नीचर ऑर्डर कर रही थी, पर्दे बना रही थी, तुम वहां सैर कर रहे थे। तुमसे यह सब किसने कहा? नटराजन ने धीर कंठ से पूछा। जाने से पहले विजय मेरे पास आई थी, जिससे सदा से उसने नफरत की, उसे यह बताए बिना कैसे चली जाती। उसी ने बताया कि तुमने उसे $1500 दिए हैं डॉक्टर के पास जाने और इंडिया लौट जाने के लिए। पहले मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मुझे ख्याल भी न था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। पर आज फर्नीचर की दुकान से फोन आया कि मैंने जो चेक उन्हें दिया वह बैंक से वापस लौट आया कि वहां पर्याप्त धन नहीं है। तब मुझे लगा कि मुकी का स्वर टूट गया और एक बार फिर भावनाओं की बाढ़ से उसकी आंखों में आंसू भर आए। विजय के सारे अत्याचार मैंने चुप होकर सहे। सोचती थी कि वह पागल है और नादान है,
मुझसे विवाह का प्रस्ताव करके भी तुम मुझसे चुपचाप मिलते रहे, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। सोचती थी कि एक बार जब मेरे निकट आकर पहचान लोगे तो उसे भूल जाओगे। सोचा था कि तुम्हें इतना सुख दूंगी। एक लंबी सिसकी। मुकी, मेरी बात भी तो सुनो। ना, अब कुछ नहीं सुनूंगी। मैं भी बहुत माननी हूं नटराजन, बहुत दर्प मेरे अंदर भी है और मैंने बहुत धीरज रखा, पर अब मैं और नहीं सह सकूंगी। गो अवे, यह विवाह नहीं होगा। मैं किस प्रकार तुम्हें आदर और श्रद्धा से देख सकूंगी? मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए था। मेरे पिता के पास बहुत धन है। मैं समझती थी कि तुम छल कपट से ऊपर अत्यंत विशाल हो और इसीलिए मन ही मन प्रारंभ से ही तुम्हें चाहती आई थी। बाहर रात झुकाई है, कमरे में सन्नाटा है। केवल नयनतारा का पतला टूट टूट जाता उठता गिरता स्वर है। इतने दिनों से जो कुछ अंतस्तल में प्रच्छन्न रखा वह सब एक बारगी फूटकर बाहर आना चाहता है। नटराजन उसके पास सब कुछ सुनता चुप बैठा है। मुकी के शब्दों ने उसे हिला दिया है। वह समझ नहीं पा रहा है कि विजय ने चलते चलते ऐसा क्यों किया। उसे प्रतीक्षा है मुकी के थक कर चुप हो जाने की, तब वह धीर शब्दों में अपनी बात कहेगा। मन में आशा की नन्ही सी रेखा है कि शायद नयनतारा उसकी बात पर विश्वास कर ले।